समय की बात है। एक छोटे से कस्बे में रघु नाम का एक टोपी बेचने वाला रहता था। रघु उम्र में जवान, मेहनती, खुशमिजाज और थोड़ा सा सपने देखने वाला इंसान था। उसकी एक ही ख्वाहिश थी, अपना छोटा सा टोपी का कारखाना खोलना, ताकि उसके पिता को, जो अब बूढ़े हो चुके थे, रोज रोज बाजार में जाकर टोपी बेचने की मेहनत न करनी पड़े। लेकिन गरीबी की अपनी ही मजबूरियां होती हैं। रघु रोज सुबह उठकर अपनी छोटी सी टोकरी में कई रंगों की टोपियां रखता और गांव-गांव घूमकर उन्हें बेचता। उसी कस्बे के पास एक गहरा और रहस्यमय जंगल था। लोग कहते थे कि उस जंगल में बंदरों का एक पुराना किला है और बंदर इंसानों की हर आदत की नकल करते हैं। रघु इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, क्योंकि उसने कभी किसी बंदर को इंसान की तरह टोपी पहने हुए नहीं देखा था। एक दिन रघु बहुत दूर के गांव में टोपियां बेचने निकला। धूप तेज थी और रघु लगभग 5 गांव पार कर चुका था। उसके पैरों में दर्द होने लगा था। वह जंगल के रास्ते से होकर शहर लौट रहा था, ताकि देर शाम तक घर पहुंच सके। जंगल तो शांत था, लेकिन रहस्यमय भी। नदी के किनारे पक्षियों की आवाज, पेड़ों के बीच से आती हवा और कहीं-कहीं बंदरों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। काफी देर चलने के बाद रघु थक गया। एक बड़े पेड़ के नीचे उसने अपनी टोकरी रखी और सोचा, थोड़ी देर तो लेता हूँ, फिर आगे जाऊंगा। रघु ने अपनी टोपी उतारी, पेड़ के पास रखी और पेड़ के तने से टिका हुआ सो गया। कुछ ही पलों में वह गहरी नींद में चला गया। जैसे ही रघु सोया, पेड़ के ऊपर रहने वाला बंदरों का झुंड नीचे आया। ये बंदर सामान्य बंदर नहीं थे, वे बहुत शरारती, नकलची और चालाक बंदर थे। एक बंदर ने रघु की टोकरी देखी। उसने टोकरी खोलने की कोशिश की। दूसरे बंदर ने उसे धक्का दिया और खुद खोलने लगा। कुछ ही देर में पूरी टोकरी खुल गई और सारे बंदरों ने रंग बिरंगी टोपियां सिर पर पहन ली। लाल, पीली, हरी, नीली, सफेद, काली, हर रंग की टोपी किसी न किसी बंदर के सिर पर थी। कुछ बंदर टोपियों को उल्टा पहन रहे थे, कुछ हाथ में लेकर घूम रहे थे। सब एक दूसरे को दिखाकर हंस रहे थे। एक छोटा बंदर बोला, आज तो हम सब इंसान जैसे लग रहे हैं। दूसरा बोला, चलो खेलते हैं टोपी टोपी। सारे बंदर पेड़ पर चढ़कर, टहनियों पर कूदकर, टोपियां दिखा दिखाकर खुश हो रहे थे। लगभग 1 घंटे बाद रघु की नींद अचानक टूटी। उसने इधर उधर देखा, टोकरी खाली। वह घबरा गया। टोपियां उसकी कमाई थी और उनके बिना वह घर कैसे जाता। उसने आसमान की तरफ देखा और जैसे ही उसने ऊपर नजर डाली, उसकी सांसें रुक गईं। सारे बंदर उसकी टोपियां पहनकर पेड़ पर बैठे थे। एक बंदर ने रघु की ओर देखते हुए उसकी ही तरह आंखें बड़ी कर लीं। दूसरा बंदर उसकी चाल की नकल करते हुए टहला। रघु को समझ नहीं आया कि हंसे या रोए। रघु, अरे मेरी टोपियाँ कौन ले गया? ऊपर से आवाज आती है। बादलू घमंड में, मैं ले गया, क्या कर लेगा तू? रघु ऊपर देखता है। बंदर टोपियां पहनकर रॉकेट की तरह इछला रहा था। रघु, अरे भाई, वो मेरी रोजी रोटी है, वापस कर दो। बादल नाक सिकोड़कर, नहीं दूंगा। पहली बात तो ये कि तुम इंसान हो, दूसरी बात मैं बंदर हूँ और तीसरी बात मैं किसी की बात नहीं मानता। रघु माथा पकड़ लेता है। रघु, लेकिन बंदर महाराज, आप ऐसी जिद क्यों कर रहे हो? बादलू, क्यों? क्योंकि मुझे जिद अच्छी लगती है और ये रंग बिरंगी टोपियाँ मुझे सबसे ज्यादा। रघु, देखो, तुम्हें खेलना है तो एक टोपी रख लो, बाकी दे दो। बादलू चिल्लाकर, एक क्यों? मैं सारी रखूंगा। रघु, सारी? क्या करोगे सारी टोपियों का? बादलू, अपने बंदर गैंग में बांटूंगा, सबको कहूँगा, देखो इंसान से लूट कर लाया हूँ। रघु चकित, रघु, तुम तो पूरी डॉन बन रहे हो। बादलू गर्व से। बंदर डॉन, बादलू भाई। अब रघु भी थोड़ा चिढ़ गया। रघु, देखो भाई, ये चोरी है। बादलू, तुम इंसान लोग जंगल की लकड़ी काटते हो, हमारे पेड़ काटते हो, वो चोरी नहीं।
और मेरी ये छोटी सी टोपियों वाली हरकत चोरी हो गई। रघु चुप। बंदर ने लॉजिकल पंच मार दिया। रघु ठीक है, टोपी मेरी है, मेहनत से खरीदी है, वापस चाहिए। बादलू मेहनत, हम बंदर पेड़ पर चढ़ते उतरते दिन में 200 बार, वो मेहनत नहीं। रघु थोड़ा गुस्से में। अरे वो तो तुम्हारा खेल है। बादलू घूरते हुए। मेरे सामने बंदर की मेहनत हल्की मत बोलिए, वरना इस जंगल में घुसना मुश्किल कर दूंगा। रघु डरता नहीं बल्कि हंस देता है। रघु अरे भाई, धमकी भी दे रहा है। बादलू धमकी नहीं, बंदरी चेतावनी है। रघु समझता है कि सीधी बात से बादलू नहीं मानेगा। रघु ठीक है, एक डील करते हैं। तुम टोपियाँ वापस करो, मैं तुम्हें। बादलू तुरंत काटकर बोलता है। बादलू ना, मैं किसी इंसान की डील नहीं मानता। रघु अरे सुना तो, बादल। नहीं। मैं नहीं सुनूंगा, तुम इंसान बातों में फंसाते हो। रघु दंग। रघु तो फिर क्या करूं? नाचूं, गाऊं, कूदूं? बादलू नाचोगी तो सोचूंगा। रघु गुस्से में। रघु, मैं नाचूंगा, मैं। बादलू थोड़ी पर हाथ रखकर। बादलू हाँ, जंगल की अदालत में इंसान को नाचने का आदेश देता हूँ। रघु नहीं नाचूंगा, बिल्कुल नहीं। बादलू आंखें तरेरते हुए। फिर टोपी भूल जा। रघु अरे भाई, बहुत ज्यादती कर रहे हो। बादलू सिद्धि हूँ, करता ही हूँ। रघु दिखावा करता है कि वह जा रहा है। रघु ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मत दो टोपी, तुम जैसे गुस्सैल बंदर से बात करना बेकार है। बादलू तुरंत चौंक जाता है। बादलू जाएगा और मैं अकेला रह जाऊंगा खेलने को। रघु मुड़कर हंसता है। रघु तो अब टोपियाँ दोगे? बादलू फिर जिद पकड़कर। नहीं, और भी नहीं दूंगा, अब तो बिल्कुल नहीं। तुमने मुझे अकेला कह दिया। रघु शांत होकर पेड़ के नीचे बैठ जाता है। रघु धीमी आवाज में। ठीक है बादल, तुम जिद्दी हो, मैं मानता हूँ, लेकिन मेरा भी एक बुरा बाप है। उनकी दवा, खाना, कपड़े सब इन्हीं टोपियों से आता है। आज ये गई तो घर कैसे चलाऊंगा? बादलू पहली बार शांत होता है। बादलू तुम्हारा बाप? रघु हाँ, वो बीमार रहते हैं। आज उनके लिए दवा ले जाने वाला था, अब कैसे ले जाऊंगा? बादलू नीचे उतरता है। थोड़ा सोचता है, लेकिन फिर भी जिद नहीं छोड़ता। बादलू भावना दिखाकर मत फंसाओ, मैं नहीं मानता। रघु हारकर मुस्करा देता है। रघु भाई, तुम तो सच में दुनिया के सबसे बड़े जिद्दी बंदर हो। बादलू गर्व से। धन्यवाद, मैं यही चाहता हूँ। अब रघु अचानक जोर से हाथ पटक कर बैठ जाता है। रघु बस, अब परेशान हो गया। बादलू उसे देखता है और वही करता है। धपक, हाथ पटकता है। रघु आंखें चौड़ी करता है। बादलू भी करता है। रघु खड़ा होता है। बादलू भी खड़ा। रघु समझ जाता है, ये बंदर भी नकल करता है। अब वो तेजी से टोपी उतारकर जमीन पर पटकता है। रघु लो, मैं फेंक रहा हूँ। बादलू भी चिल्लाता है। बादलू मैं भी फेंकूंगा। और पट 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 सारी टोपियां नीचे गिरा देता है। रघु तेजी से उठा लेता है। बादलू चौंक कर धीरे धीरे कहता है। बादलू अरे, मैंने तो नकल में सारी फेंक दी। रघु हंसकर। हाँ, और यही तुम्हारी असली कमजोरी है। शाम होने लगी थी। रघु थका हुआ, धूल से भरा, लेकिन चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए घर के अंदर आया। उसके पिता चौखट पर बैठे उससे इंतजार कर रहे थे। पिताजी चिंता से। रघु बेटा, आज बहुत देर कर दी, सब ठीक तो है न? रघु बोझिल सांसें लेते हुए पिताजी के पास बैठ गया। उसकी आंखों में पानी भर आया। रघु हाँ बाबा, सब ठीक है, लेकिन आज जो हुआ वो डराने वाला भी था और सिखाने वाला भी। पिता ने उसका हाथ थाम लिया।
पिताजी। बोल बेटा, क्या हुआ? तू ठीक है न? रघु ने अपना सिर पिताजी के कंधे पर रख दिया। सालों बाद पहली बार उसकी आंखों से आंसू निकल गए। रघु टूटी आवाज में, बाबा, आपकी सिखाई बात ने मुझे आज बचा लिया, नहीं तो मेरी सारी टोपियाँ चली जाती, मेरा सारा मेहनत का पैसा खत्म हो जाता। मैं तो हिम्मत ही हार चुका था, लेकिन आपके शब्द याद आए। पिता चौंक कर बोले, पिताजी। मेरी बात? कौन सी बात बेटा? रघु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। रघु, वही, मुश्किल वक्त में दिमाग से काम लेना, घबराना मत, और बंदर इंसान की नकल करते हैं। अगर आपकी सीख न होती न बाबा, तो आज मैं खाली हाथ घर लौटता। पिताजी की आंखें भर आईं। उन्होंने रघु का सिर सहलाया। पिताजी नरमी से, बेटा, तूने मेरी नहीं अपनी समझदारी से जीत हासिल की है। बेटों को बाप से बढ़कर बनना ही चाहिए। आज मैं तुझ पर गर्व कर रहा हूँ। रघु ने पिता का हाथ पकड़ लिया। रघु, नहीं बाबा, अगर आप मुझे बचपन में वो बातें न सिखाते, तो मैं आज टूट जाता। मैंने उन बंदरों को मात नहीं दी, मैंने आपकी सीख को साबित किया है। पिता की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने रघु को गले लगा लिया। पिताजी रोते हुए, तू बड़ा हो गया बेटा, मैंने तुझे चलना सिखाया था। आज तूने खुद अपना रास्ता चुनकर मंजिल पाली। तेरी सफलता मेरी सबसे बड़ी खुशी है। रघु भी रो पड़ा। रघु, बाबा, मैं आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाने दूंगा। एक दिन अपना खुद का टोपी का कारखाना खोलूंगा, ताकि आपको फिर कभी सड़क पर जाकर टोपी न बेचनी पड़े। पिता की आंखें चमक उठी। उन्होंने रघु का चेहरा दोनों हाथों से पकड़कर कहा, पिताजी। मेरी उम्र भले घट रही है, लेकिन तेरी उम्मीदें मेरी जिंदगी बढ़ा देती है बेटा। तू जैसा मेहनती, दयालु और समझदार बेटा हर बाप को मिले। दोनों गले लगकर देर तक रोते रहे। घर में सिर्फ एक एहसास गूंजता रहा, ममता, प्यार और बेटे पिता का मजबूत रिश्ता। समझदारी और धैर्य हमेशा मुश्किल हालात में काम आता है बेटा। रात को रघु ने अपनी टोकरी देखी। सारी टोपियां भी थीं और एक जीवन की सीख भी। किसी भी मुश्किल हालत में घबराओ मत। दिमाग और धैर्य से काम लोगे तो हर समस्या का हल अपने आप मिल जाएगा।